उस खूंखार मगरमच्छ का दांत तोड़कर जो लाएगा वही पाएगा इस जवान और खूबसूरत राजकुमारी का सुख। है कोई माइका लाल? पर उस विशालकाय काला बेला मगरमच्छ का दांत तो पिछले 300 सालों से कोई नहीं ला पाया। अरे इस आदमखोर मगरमच्छ को तो तिलिस्मी आकाशविश मोती वाला ही मार सकता है, और वो तो दूसरे लोक में है। इस कारण इस राज्य की 86 राजकुमारियां बिन बिहाई मारी गई हैं। राजकुमारी आर्या भी कुंवारी ही मरेगी। पृथ्वी से लाखों कोसों दूर एक विचित्र गृह में बसे चुरुरु साम्राज्य की एक अनोखी प्रथा के चलते आज पूरा धनवंत कबीला इकट्ठा हुआ था। इस राज्य की राजकुमारी की शादी केवल उस युवक से हो सकती है जो सबसे खतरनाक और ब्रह्मांड के सबसे बड़े मगरमच्छ काला बेला का दांत तोड़ कर ला सके। कबीले की राजकुमारी सभी लोगों की सुंदर परियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी और उससे शादी करने को हर जवान मरता था। पर इस शर्त के चलते किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई आगे बढ़कर उस मगरमच्छ के दांत तोड़ने का भी सोचे कि तभी धनवंत कबीले के मुखिया और राजकुमारी आर्या के पिता राजा धनवंत ने जो कहा उससे सब सन्न रह गए। रुक जाओ सब, मैं नहीं मानता ये प्रथा प्रथा और मैं अपनी बेटी आर्या की शादी अपने पहरेदार हरिन के पोते अथर्व से करवाऊंगा। ये सुनकर मानो सबको सांप सूंघ गया कि पहले तो राजा प्रथा का अपमान कर रहा है, अपनी बेटी की शादी गरीब पहरेदार के पोते से क्यों करवा रहा है, कि तभी कबीले का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोला, ये अनर्थ मत करो राजे, आप भूल गए हैं कि आपके पूर्वज के साथ क्या हुआ था ऐसा करने पर। अगर काला बेला मगरमच्छ के दांत तोड़े बिना राजकुमारी की शादी हुई तो भूचाल आ जाएगा, बच्चा कच्चा सब मारे जाएंगे। धनवंत कबीले का राजा धनवंत इसे अंधविश्वास मान रहा था और अपनी बेटी की शादी एक गरीब और कमजोर अथर्व से करवाने जा रहा था। और ये सुनकर खुद अथर्व और राजकुमारी आर्या भी सदमे में थी। तभी आर्या बोली, पिताजी ये आप मुझे क्यों नरक में धकेल रहे हैं? कौन है ये अथर्व और मैं क्यों इससे शादी करूंगी? इसके बाद राजा धनवंत ने शादी करने का जो राज बताया उसे सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। और इसीलिए मैं अथर्व को काला बेला के पास नहीं भेज सकता, क्योंकि काला बेला को मारना सिर्फ उस आकाश विश मोती वाले के बस का काम है जो दूसरे लोक में है। और अथर्व मगरमच्छ की गुफा में गया तो जीवित नहीं बचेगा और अथर्व का जीवित रहना जरूरी है, वरना वो श्राप हमें खा जाएगा। धनवंत ये कहते कहते रुक गए जैसे कि उन्हें किसी ने उस राज को बताने से मना किया है। पर तभी राजा धनवंत की श्राप वाली बात को नजरअंदाज करते हुए कबीले का सबसे शक्तिशाली युवक आरव बोला, अरे राजा जी, ये अथर्व तो एक पसली है, न इसके पास धन है न ही तन है जिससे कि ये राजकुमारी को खुश कर सके। तभी आरव का साथ देते हुए आरव का साथी समर बोला, हाँ राजा जी, ये अथर्व तो एक बकरी तक को भगा नहीं पाता, ये आपकी बेटी की रक्षा कैसे कर पाएगा? आरव से बेहतर विकल्प नहीं है राजकुमारी के लिए। इतना कहते हुए समर ने अथर्व को एक लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया और सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। पर अथर्व ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और मुंह से धूल पोंछकर खड़ा हो गया कि तभी आरव बोला, या तो राजकुमारी की शादी काला बेला मगरमच्छ के दांत तोड़कर लाने वाले से होगी या फिर मुझसे, क्योंकि इस कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा मैं हूँ। ये सुनते ही गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोला, काला बेला मगरमच्छ का दांत तोड़े बिना ये शादी नहीं हो सकती। आप समझ नहीं रहे हैं, काल हमारे ऊपर मंडराएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। ये चिल्लाते हुए वो बुजुर्ग वहाँ से गुस्से में काली पहाड़ी में चला गया और सभी लोग अपने घर चले गए कि तभी सुबह जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अरे अथर्व चुरू ने पूरे कबीले की दीवारों पर लिखा है कि राजकुमारी से शादी करने के लिए वो काला बेला मगरमच्छ का दांत तोड़ कर लाएगा। ये जानकर हर किसी की आंखें फट पड़ी कि तभी अथर्व के दादा हरिन ने कहा, ये क्या किया तूने अथर्व बेटा? तू इकलौता मेरा सहारा है और उस मगरमच्छ से बचकर 300 सालों से कोई नहीं आ पाया। और तो और तेरी मैस्टिक्स वैन टूटी है, तेरे लिए ये काम नामुमकिन है। तूने क्यों दीवारों पर लिखा कि तू मौत के मुंह में जा रहा है? पर इसके बाद अथर्व ने जो कहा उसे सुनकर उसका दादा हरिन चौंक पड़ा। दादाजी, मैंने नहीं लिखा दीवारों पर कि मैं मगरमच्छ का दांत तोड़ूंगा। हरिन समझ चुका था कि ये चाल आरव और समर की है, अथर्व को रास्ते से हटाने की। पर इससे पहले कि हरिन कुछ कर पाता तभी पूरा कबीला अथर्व को उठा कर ले गया। आर्या, उसके पिता धनवंत, गाँव के बुजुर्ग और सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। अथर्व का दादा हरिन रोते जा रहा था। छोड़ दो मेरे पोते को, दीवारों पर उसने नहीं लिखा था कि वो मगरमच्छ का दांत तोड़ेगा। यहाँ आर्या के पिता राजा धनवंत भी अपनी बेटी की शादी एक राज के चलते अथर्व के बिना किसी से नहीं करवा सकते थे और मगरमच्छ के पास जाने से अथर्व मारा जाएगा, जिससे वो श्राप उन्हें नहीं छोड़ेगा। तभी धनवंत ने कहा, अथर्व मारा गया तो भी अनर्थ हो जाएगा, मत भेजो उसे मगरमच्छ का दांत लेने। पर वहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं था कि तभी आरव और समर ने सबके साथ मिलकर अथर्व को जबरदस्ती पकड़ लिया और काले तालाब की काली गुफा के 100 हाथियों जितने वजनी पत्थर को हटाकर अथर्व को उसमें धक्का दे दिया और उस गुफा को उसी बड़े पत्थर से बंद कर दिया। ये नजारा देखकर आर्या का दिल भी दहल गया कि तभी अंदर से भयानक काला बेला मगरमच्छ के गुर्राने की आवाजें आने लगी।
जिससे सबके पसीने छूट गए कि तभी आरव बोला, अब चलो यहाँ से, अथर्व का अंतिम संस्कार हो गया। इसके बाद राजा धनवंत अपने घुटनों पर बैठकर चीखने लगा, ये अनर्थ क्यों कर दिया तुमने? अब सब मारे जाएंगे। अथर्व के दादा हरिन का भी रो रो कर बुरा हाल था और आर्या भी सहमी हुई थी और तभी कबीले वाले अपने अपने घर चले गए। पर आधी रात को राजा धनवंत के घर जो हुआ उससे राजा की जान सूख गई। राजा के दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। इतनी रात को कौन आया होगा? इसके बाद राजा धनवंत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं दिखा, पर उनकी देहलीज पर मगरमच्छ के 2 दांत पड़े थे जिसने राजा धनवंत को पसीने पसीने कर दिया। नहीं, ये असंभव है। अगर ये सत्य है तो वो आ चुका है। किसके आने की बात कर रहे थे राजा धनवंत? आखिर कैसे आए ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक काला बेला मगरमच्छ के 2 दांत राजा धनवंत की देहलीज पर? क्या बकरी से डरने वाले अथर्व ने कर दिया वो काम जो 300 सालों से कोई नहीं कर पाया, या हुआ है कुछ ऐसा जो सबके लिए कयामत लाने वाला था? प्रताप मगरमच्छ के दांत देखकर हैरान रह गया। तभी वहाँ आर्या आ गई। ये क्या? खूंखार मगरमच्छ के दांत यहाँ कैसे? कहीं उस निक्कमे अथर्व ने कबीले की शर्त को पूरा तो नहीं किया ना? पता नहीं, मैंने जब दरवाजा खोला तब यहाँ कोई नहीं था। मुझे चिंता अथर्व की है, वो ठीक तो है ना? प्रताप की बात सुन आर्या उस पर चिढ़ गई। आप क्यों उस अथर्व की इतनी तरफदारी करते रहते हो पिताजी? आप ये सोचो कि अगर कबीले में इस दांतों के बारे में खबर फैल गई तो मुझे उस कमजोर अथर्व के साथ शादी करनी पड़ेगी। और तभी कबीले के कुछ लोग मुखिया के साथ वहाँ आने लगे और मगरमच्छ के विशाल दांत को देखकर वो सारे दंग रह गए। लोग फुसफुसा रहे हैं, ये तो काला बेला मगरमच्छ का दांत है। लेकिन इसे लाया कौन? कहीं ये काम अथर्व ने तो नहीं किया? प्रताप दांत को घूर रहा है, माथे पर पसीना। नहीं, ये असंभव है। अथर्व ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास इतनी शक्तियाँ है ही नहीं। तभी मुखिया आगे आता है। गांव वालों, नियम साफ कहते हैं, जो काला बेला मगरमच्छ का दांत लाएगा उसी का विवाह आर्या से होगा। मुखिया की बात सुन भीड़ में हलचल होने लगी। तो क्या अब शहर की सबसे खूबसूरत राजकुमारी उस निक्कमे अथर्व की बीवी बनेगी? अथर्व का तो नसीब खुल गया। लोगों की बातें सुन आर्या गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उन लोगों में आर्या का एक तरफा आशिक आरव और उसका दोस्त समर भी था। वो दोनों भी दांत को देखकर हैरान थे। क्या ये दांत सच में अथर्व लाया होगा? भाई, लोगों ने खुद अथर्व को उस काला बेला मगरमच्छ की गुफा में छोड़ा था। उसके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। लेकिन अथर्व चींटी भी नहीं मार सकता। आखिर उसने उस मगरमच्छ के साथ मुकाबला कैसे किया होगा? मुझे लगता है हमें चुरू कबीले में जाना चाहिए। क्या पता अथर्व मर गया हो। अगर ऐसा हुआ था तो फिर आर्या सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। फिर आरव और समर दोनों चुरू कबीले में जाते हैं। महल में अंदर जाने से पहले समर आरव को बोलता है, अगर अथर्व जिंदा हुआ तो सब बदल जाएगा। अच्छा बोला कर, अथर्व मर चुका होगा। इतना कमजोर लड़का काला बेला मगरमच्छ से नहीं बच सकता। वे दोनों महल के अंदर भागते हैं। यहाँ अथर्व अपने कक्ष में शांत बैठा है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी है, लेकिन वो जिंदा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, आरव और समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अथर्व, तू जिंदा कैसे है? अथर्व का ध्यान आरव और समर पर पड़ता है। उनके हैरान चेहरे देख अथर्व मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ भाई, बिल्कुल जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। वो क्या है ना, मौत ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन वो काला बेला मगरमच्छ का दांत वो तू लेकर आया? समर के इस सवाल पर अथर्व चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी को देख आरव खुद से बोलता है, कुछ तो छिपा रहा है ये। दाल में जरूर कुछ काला है। अगली सुबह सारे कबीले के लोग इकट्ठा होते हैं। मुखिया सबसे पूछता है, कल रात अथर्व चुरू ने काला बेला मगरमच्छ के दांत लाकर कबीले की शर्त को पूरा किया है। नियमों के मुताबिक अब राजकुमारी आर्या को अथर्व से शादी करनी होगी। मुखिया की बात सुन लोग आपस में बातें करने लगते हैं और तभी आरव गुस्से में बोलता है, पर इसका क्या सबूत है कि सच में वो दांत ये अथर्व ही लाया है? तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। ये अथर्व इतना शक्तिहीन है, ये कैसे काला बेला जैसे खूंखार मगरमच्छ से मुकाबला कर सकता है? जरूर इसने हमारे साथ धोखा किया है। आरव की बात पर लोग फुसफुसने लगे। आरव की बात में दम है। पूरा शहर जानता है कि अथर्व के शरीर में से शक्तियों की नस नष्ट हो गई है, इसीलिए वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। तो फिर भी उसने मगरमच्छ को कैसे हराया? लोग शोर मचाना शुरू करते हैं। मुखिया सबको शांत करता है, कृपया शांत हो जाइए। आप सबकी बात बराबर है, लेकिन कबीले का नियम यही कहता है कि जो योद्धा मगरमच्छ के दांत लाएगा, आर्या उसके साथ विवाह करेगी। और हम सब ने खुद अथर्व को मगरमच्छ की गुफा में छोड़ा था। मुखिया की बात सुन सब लोग शांत हो गए। इसीलिए हमें इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा कि ये दांत अथर्व खुद लेकर आया है। मुखिया की बात सुन आरव का गुस्सा बढ़ जाता है।
वो अपनी अगली चाल चलते हुए प्रताप को उकसाने की कोशिश करता है। महाराज प्रताप, इस बात पर आपका क्या कहना है? क्या आप आपकी खूबसूरत होशियार बेटी का हाथ एक निक्कमे नाकारा लड़के के हाथों में देना चाहोगे? आरव को लगा था कि प्रताप ये रिश्ता तोड़ देगा। अब सबकी नजरें प्रताप पर है। तभी प्रताप बोलने लगा, मुझे अथर्व पर भरोसा है। काला बेला मगरमच्छ के दांत अथर्व ही लाया है और मैं अपनी बेटी की शादी अथर्व से करने के लिए तैयार हूँ। प्रताप का फैसला सुन आरव और बाकी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज प्रताप? इस अथर्व के साथ राजकुमारी आर्या की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आर्या का पिता हूँ। मेरी बेटी की चिंता तुम मत करो आरव, अपने काम से काम रखो। प्रताप ने आरव को खड़े बोल सुनाए। आरव के पास अब चुप बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी मुखिया घोषणा करता है, रीति रिवाज के अनुसार आर्या और अथर्व का विवाह 3 दिन बाद होगा। वहाँ मौजूद चुरू कबीले के लोग खुश हो जाते हैं। ढोल बजते हैं, लेकिन आरव की मुट्ठियां भीग जाती हैं। आरव गुस्से में अपने महल में चला जाता है। समर भी उसके पीछे पीछे गया। शांत हो जा आरव और आर्या को भूल जा, अब कुछ नहीं हो सकता। बकवास बंद करो। मैं आर्या को किसी भी हाल में हासिल करूंगा। लेकिन कैसे? 3 दिन बाद आर्या और अथर्व की शादी है। आरव कुछ सोचता है और अपने पास रखे बक्से से एक शीशी निकालता है। अगर किस्मत अथर्व को नहीं मार रही तो मैं मारूंगा। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? अथर्व की शादी आर्या से कभी नहीं होगी, इसका इंतजाम कर रहा हूँ। वो शीशी समर के हाथ में रख देता है। इसे अथर्व के खाने में मिला दो। एक बार ये जहर उसके शरीर में गया तो अथर्व का काम तमाम। समझ गया भाई, फिक्र मत करो, आज अथर्व जिंदा नहीं बचेगा। फिर समर चुरू कबीले में आता है और रसोई में जो नौकर अथर्व के लिए नाश्ता बना रहा था, समर चुपके से उस नौकर के पास जाता है। अगर मेरा एक काम कर दिया तो जिंदगी भर पैसे गिनते रहोगे। समर नौकर के हाथ में सोने की मुद्राएं रखता है। क्या करना होगा? समर जहर की शीशी निकालता है और नौकर को दिखाता है। बस ये अथर्व के खाने में मिला दो। नौकर घबराता है, फिर लालच में आकर सिर हिला देता है और अथर्व के लिए जो दलिया बना था उसमें जहर मिला देता है। यहाँ अथर्व शादी के कपड़ों को देख रहा था और तभी जहर के बाद से अनजान सारिका अथर्व के लिए वही दलिया लेकर आती है। दूल्हे राजा, चलो जल्दी खा लो, तैयार होना है। जी बुआ। कुछ देर बाद अथर्व उस दलिया को खाकर लड़खड़ाने लगता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? वो सारिका के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। अथर्व, वैद्य को बुलाओ जल्दी। समर अंधेरे में खड़ा ये सब देख मुस्कुरा रहा है। खत्म हो गया अथर्व, अब ये शादी कभी नहीं होगी। हरिन ने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर सीटू को अथर्व के शरीर की जांच करने के लिए बुलाया। आखिरकार अथर्व को होश आया। भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया, लेकिन दादाजी ने डॉक्टर सीटू को बुलाया है, एक बार उनको तुम्हें देखने दो। डॉक्टर सीटू ने अपनी दवा की पेटी मेज पर रखी और अथर्व के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ से अथर्व की नाड़ी चेक की। थोड़ी देर बाद उसने अथर्व की नाड़ी से अपना हाथ हटा लिया। सारिका ने चिंतित होकर पूछा, डॉक्टर सीटू, अथर्व की हालत कैसी है? क्या कोई गंभीर समस्या है? इस समय उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। यही सवाल हरीन के चेहरे पर भी था। वो इस समय डॉक्टर सीटू को ही देख रहे थे। डॉक्टर सीटू का चेहरा धीरे धीरे चमक उठा और मुस्कुराहट में बदल गया। बुजुर्ग हरीन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पोते की शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। ना तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी है, ना ही मामूली सर्दी। शायद वो अत्यधिक उत्साह के कारण बेहोश हो गए थे। आखिरकार वो प्रताप की बेटी से विवाह जो कर रहे हैं, जो शहर की नंबर 1 सुंदरी है। इस बात का अफसोस डॉक्टर सीटू को भी था। एक प्रतिभाशाली महिला का विवाह एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति से होना जिसका कोई भविष्य नहीं है, ये किसी के लिए भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सीटू ने अपना हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया, लेकिन अथर्व मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ, मुझे जान से मारने के लिए दलिया में किसी ने जहर मिला दिया था, लेकिन किसने किया होगा ये? अथर्व के मन में कई सवाल हैं, लेकिन बाहर बारात तैयार थी। अथर्व तैयार होकर घोड़े पर बैठता है और कुछ ही घंटों में अथर्व की बारात प्रताप कबीले के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। लेकिन अथर्व को जिंदा देख आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। जहर देने के बाद भी अथर्व जिंदा कैसे बच गया? उसने अपने बाजू में खड़े समर को जोरदार थप्पड़ लगाया। भाई, मैंने खुद उसके दलिया में जहर मिलाया था और मेरी आंखों के सामने ये बेहोश हो गया था। तुम कुछ काम के नहीं हो। तुम्हारे वजह से मेरी साजिश असफल हुई। बॉस, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता ये जिंदा कैसे बच गया। आरव गुस्से से लाल हो गया था और वो वहाँ से चला गया। यहाँ ढोल नगाड़े के साथ बारात प्रवेश करती है। बारात का स्वागत करने के लिए आर्या का पिता प्रताप द्वार पर आता है। जमाई राजा, आपका स्वागत है।
अथर्व शर्माता है और हाथ जोड़कर प्रताप को नमस्कार करता है। ससुर जी, शुक्रिया। तभी प्रताप ने अथर्व के कंधों पर हाथ रखा और उसे कहा, अथर्व, इस शादी के बारे में तुमसे एक सच छिपाया गया था। कैसा सच? ये विवाह सिर्फ परंपरा नहीं, एक समझौता था। समझौता? मतलब? तुम्हारे पिता अधीर को मैंने कई वर्षों पहले वचन दिया था कि एक दिन तुम दोनों का विवाह होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब आर्या छोटी थी तब अधीर ने अपनी जान दाव पर लगाकर उसकी जान बचाई थी। प्रताप की बात सुन अथर्व चौंक गया। अगर आप इस शादी से खुश नहीं हैं, तो आप इसे तोड़ सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अथर्व की बात ने प्रताप को चौंका दिया। नहीं बेटा, तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है, ये सच है, लेकिन तुम दिल के सच्चे हो और मेरी आर्या का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। आर्या को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एक पिता को और क्या चाहिए? तुम अधीर के बेटे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा ही विश्वास रखना, क्योंकि एक दिन मैं मेरी खोई हुई शक्तियां वापस हासिल करूंगा। अथर्व की आंखों में एक जिद थी और उसे देख प्रताप खुश हुआ। फिर पंडित आर्या और अथर्व को शादी के मंडप में बुलाता है। आर्या दुल्हन के रूप में आती है, लेकिन उसके चेहरे पर नकली मुस्कान है। अथर्व उसकी आंखों में अजीब बेचैनी देखता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। कुछ घंटों बाद सारी रस्में खत्म हुई और शादी अच्छे से हो गई। फिर अथर्व आर्या को लेकर चुरू कबीले में आया। मेहमानों को मिलकर अथर्व अपने कमरे में आया। आर्या बिस्तर पर शांत बैठी है। चुप्पी को तोड़ते हुए अथर्व बोला, आज से शायद हमें एक दूसरे को समझना होगा। आर्या अचानक सख्त हो जाती है। कोई गलतफहमी मत पालना। क्या मतलब? ये शादी मेरी मजबूरी है, पसंद नहीं। आर्या का ताना सुन अथर्व शांत हो गया। तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि तुम सबसे कुछ छुपा रहे हो। और तभी आर्या अचानक अथर्व को धक्का देती है। बाहर निकलो इस कमरे से। क्या? जब तक तुम सच नहीं बताओगे, इस कमरे में कदम मत रखना। कौन सा सच? कैसे तोड़ा तुमने काला बेला मगरमच्छ का दांत? आर्या का सवाल सुन अथर्व चुप। तुम जैसे कमजोर इंसान के बस की बात नहीं थी। आर्या, कुछ राज ही रहने चाहिए। या फिर तुम किसी चीज से डर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कमरे से बाहर निकलो। आर्या अथर्व को धक्का मारकर कमरे से बाहर निकालती है। अथर्व अब कमरे के बाहर बैठा है। आर्या, मुझे अंदर आने दो। अगर किसी ने मुझे ऐसा देख लिया तो हंगामा होगा। नहीं, पहले सच बताओ, क्या तुम आकाश विश मोती के बारे में कुछ जानते हो? अथर्व चौंक जाता है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। आर्या से अथर्व झूठ बोलता है, लेकिन वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें अभी आकाश विश मोती का सच नहीं बता सकता आर्या, क्योंकि वो मोती बेहद खतरनाक है। सिर्फ मुझे पता है उस मोती की वजह से कुछ साल पहले मेरा क्या हाल हुआ था। कुछ साल पहले इसी आकाश विश मोती की वजह से अथर्व के पीछे सैनिक पड़े हैं। उसे पकड़ो, मोती उसके पास है। अथर्व सांस फूलते हुए मौत की पहाड़ी पर पहुंचता है। नीचे गहरी खाई है। अगर ये आकाश विश मोती इनके हाथ लगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इस मोती की रक्षा करूंगा और मैं मेरा वचन निभाऊंगा। वो आकाश विश मोती हमें दे दो अथर्व, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम लोग मेरा आकाश विश मोती चाहते हो ना? नादान लोग, तुम सभी दिन में सपने देखते रहो। इतना कहने के बाद अथर्व ने आकाश विश मोती को निगल लिया और वो मोती उसके गले से होते हुए सीधा उसके पेट में चला गया। लेकिन उसके शरीर में जहर नहीं फैला और ना ही उसके शरीर को इससे कोई नुकसान पहुंचा। थोड़ी ही देर में अथर्व के शरीर से एक हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। तुम सब इस आकाश विश मोती जैसे खजाने के तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, और जहाँ तक मुझे मारने की बात है, उसके तो तुम सपने भी नहीं देख सकते। एक खतरनाक हंसी के बाद अथर्व पीछे मुड़ा और उसने मन ही मन खुद से कहा, दुर्भाग्य से मैं अपने गुरु की मौत का बदला नहीं ले सका, अपनी मंगेतर को बचा नहीं सका, लेकिन मैं ये मोती किसी और के हाथ लगने नहीं दे सकता था। अगर ये मेरा अंत है तो ये वो अंत है जो मेरी अधूरी कहानी को अमर बना देगा। अथर्व ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को अंतहीन अंधेरी खाई में डुबो दिया। और जब आंख खुली तब अथर्व अपने चुरू महल में था। अथर्व उस दिन को याद करते हुए अपने सीने पर हाथ रखता है और खुद से कहता है, आकाश विश मोती मेरे अंदर सुरक्षित है, लेकिन अब मेरी जान को भी खतरा है। इसीलिए इस आकाश विश मोती को किसी जगह छुपाना होगा। इतना कहते हुए अथर्व अपने शरीर के अंदर से आकाश विश मोती को निकालता है। अब अथर्व के हाथों में चमकता हुआ आकाश विश मोती है, लेकिन जैसे ही अथर्व का स्पर्श उस मोती को हुआ, वो मोती टूट गया। ये क्या? ये मोती टूटा कैसे? मोती के अंदर से हरी रोशनी निकलने लगी।
और उस रोशनी की वजह से अथर्व का शरीर जलने लगा और अथर्व की चीख सुनाई दी। मेरा शरीर जल रहा है। आखिर आकाश विष मोती टूट कैसे गया? क्या अथर्व की जान को खतरा है? क्या अथर्व आकाश विष मोती के बारे में या अपने अतीत के बारे में आर्या को बताएगा? आखिर क्या रहस्य है इस आकाश विष मोती का?